Recording अगर is on. जो ये रिमूव फंक्शनलिटी कैसे वर्क करेगा, तो क्या करना होगा, यहाँ पे जो भी आइटम शो हो रहे हैं कहाँ से हो रहा है, हम लोग किए क्या थे, तो जो भी आइटम शो हो रहा है, मेरे पास एक आइटम लिस्ट है जो एपीआई से हम फैच करके डेटा प्रिंट कर चुके हैं सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ पे। और किए क्या थे, लोकल स्टोरेज के लिए एक एरे बना रखे हैं, कार्ट नाम से एक एरे बना लिए थे। और जो जो यहाँ पे हम लोग ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर रहे थे, जिसमें क्लिक कर रहे थे उसका आईडी हम लोग एरे में ऐड करते चल रहे थे, यही कर रहे थे। और जब हम पेज पे आए, कार्ट वाले पेज पे, बैग वाले पेज पे, तो बैग वाले पेज पे हम सिर्फ और सिर्फ वही आइटम्स को शो किए हुए हैं जिसका आईडी इस एरे में था, यही शो किए हुए हैं। तो अगर यहाँ पे हम रिमूव बटन दिए हुए हैं और रिमूव करना चाहते हैं, तो सिंपल कोड्स की दुनिया को छोड़ दें और नॉर्मली अगर हम समझें तो इतना कर सकते हैं कि जिस क्रॉस पे हम क्लिक करें उसका आईडी, मतलब उस वाले बॉक्स में जो आइटम है उसका आईडी निकाल के और इस एरे से रिमूव कर दे, इस एरे से रिमूव कर दे, और फिर से हम बोले कि जो भी प्रोडक्ट है इसमें उसको रिलोड कर दो। तो फिर से जब ये रिलोड करने आएगा तो हमारे कार्ड्स के अकॉर्डिंग फिल्टर करके रिलोड करेगा, कार्ड्स के अकॉर्डिंग रिलोड करेगा और इसके आईडी को हम रिमूव कर दिए होंगे, तो वही वो प्रोडक्ट्स को एक्सक्लूड करके रिटर्न करेगा या शो करेगा, यही होगा ना। ये तो हो गया कि हाँ समझ गए कैसे हो, करना कैसे है, करना कैसे है, तो जेएस के कोड से करना है। मैं किधर बैठा था, सत्य में इधर आ जाता। और इधर देखिए, करना क्या है वो समझ आ रहा है, क्या करना है हमें, जो भी प्रोडक्ट्स हम लोग कार्ट्स में ऐड किए हुए इस एरे में आईडी ऐड कर रखे हैं, तो जब हम रिमूव बटन पे क्लिक करें तो वो आईडी को इसमें से रिमूव कर देना। जैसे ऐड बटन पे क्लिक करते तो उसके आईडी को रिट्राइव करके ऐड कर लेते थे कार्ट में, रिमूव में उल्टा करना होगा। और जैसे ही इसमें हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तुरंत रिलोड कर देना है, ताकि जो रिमूव हुआ है वो उसको नहीं हो, आया नहीं। शुरू करके देखते हैं, तो इस पे क्लिक करने के बाद तो क्लिक इवेंट लगा लेंगे हम लोग। और कैसे लगेगा क्लिक इवेंट, तो लगाने हम लोग को ऑलरेडी आता है। तो आज बैक डॉट जेएस पे ये रहा हमारा बटन क्रॉस वाली सिंबल, इसमें लगाना है इवेंट। और वो कौन सी इवेंट, तो इवेंट होगा हमारा क्लिक इवेंट, और जब क्लिक करें तो उसका आईडी पहले बात चाहिए। तो जैसे इसमें हम लोग किए थे बैक डॉट एच टी एम एल, याद होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल था, इसमें कैसे हम लोग रिट्राइव कर रहे थे उसका आईडी पर्टिकुलरली इंडेक्स डॉट जेएस पहले, इसमें कैसे हम लोग रिट्राइव किए थे, तो इस पे ऑन क्लिक तो हम बाद में लगाए थे यहाँ आके ऑन क्लिक पे, बट उसका आईडी कैसे निकाले थे, तो आईडी निकालने के लिए हम लोग एक आईडी यहाँ पे एट्रीब्यूट सेट कर लिए थे। सेम काम वहां पर भी कर सकते हैं, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, इसी चीज को वहां पर भी लगा लेते हैं, मान लो डेटा आईडी ही दे देते, ये फंक्शनलिटी तो पीछे कर रखे हैं ना, तो वही काम यहाँ पर फिर से करना है तो कर लेते हैं। फिर से डेटा आईडी लगा लिए, आइटम्स यहाँ पर भी रखे तो आइटम्स का आईडी आ चुका। अब इस पे इवेंट लिस्नर लगाना चाहते हैं और वो भी होगा हमारा क्लिक, तो कैसे लगेगा, तो बाहर आ जाते हैं इसके, क्लिक्स को थोड़ा सा हैंडल कर लो कि ये डेटा हमारा कहाँ से, ये गेट डेटा यहाँ से शुरू होता है, क्लोज कहाँ पे होगा, ये क्लोज यहाँ पे क्लोज होता था, तो इसी के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा, बिकॉज जब लूप चल रहा था यहाँ पे तो लूप तो बार बार रिट्राइव करके ऐड कर दिया, इवेंट लिस्नर यहीं पे लिखना होगा। तो एक फंक्शन यहाँ पे हम बना लेते हैं, इवेंट इसलिए डायरेक्ट लगाओगे तो पहले इसको टारगेट करना होगा, जैसे यहाँ पे किए थे इंडेक्स डॉट जेएस में। इसके लिए क्या कहते हैं, डेटा ऐड करने के बाद एक इवेंट लिस्नर, पहले उस बटन को टारगेट किए थे और इवेंट लिस्नर लगा लिए थे, सेम काम वहां पर भी करेंगे। तो टारगेट कर लो कौन सा है, तो क्रॉस बटन है, यहाँ पे भी बटन नाम से भी दे सकते हो या रिमूव बटन दे देते हैं, कौन
रिमूव बटन्स या बटन ही लिख दो। डॉक्यूमेंट से ही सिलेक्ट कर रहे थे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर्स आ गया। और यहाँ पे हम क्लास से टारगेट कर लेते हैं। क्लास मेरे पास ऑलरेडी है, पता है मुझे कि ये एक यूनिक ही होगा, तो इसको उठा लेते हैं। टारगेट कर चुके हैं। अब जितने भी बटन आए होंगे, क्योंकि क्रॉस बटन जितने प्रोडक्ट्स हमारे सब पे आए होंगे, तो उन सभी पे इवेंट लिस्नर लगाना है, तो लूप चलेगा। और लूप तो वही चलेगा फिर से फॉर ईच लूप, जैसे पहले हम लोग चलाए हुए थे। तो या तो तुम चाहो यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो, सेम तरीका ही होने वाला, या नहीं तो वहां पे फिर से लिख लेते। फिलहाल तो हम कॉपी करेंगे, क्योंकि बटन्स नाम ही रखे थे, यहाँ पर भी बटन्स ही नाम है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और अभी इसका क्लोज बाकी है। इवेंट लिस्नर लगा चुके हैं, और इसमें जो हम एरो फंक्शंस दिए, इसमें जो चाहे वो करवा सकते हैं। कुछ नहीं, हम बस लॉग करके देख रहे हैं प्रिंट हो रहा है या नहीं। कंसोल डॉट लॉग। बटन्स के लिए क्लिक आ चुका है, और हम सोच रहे हैं क्यों ना इसका आईडी निकाल के प्रिंट कर दे, या फिलहाल एक नॉर्मल मैसेज प्रिंट करके देखो कि पहले काम कर रहा है। रन ऑलरेडी था, इंस्पेक्ट में आ जाते हैं, तो देखते हैं कि हमारा क्रॉस काम कर रहा है। एरे प्रिंट कर रहे हैं, क्रॉस काम कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। जब भी हम उस पर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इवेंट लिस्नर लग चुका है। ये एरे कहीं प्रिंट कर रहे थे, उसको हटा दो, ये कर दो। यहाँ पे मुझे चाहिए डेटा आईडी, तो एट्रीब्यूट से रिट्राइव करेंगे, जैसे इसमें किए थे सेम ही तरीका होगा। तो इस आईडी को रिट्राइव कर लो, और प्रिंट करके देखते हैं आईडी में क्या मिला। कंसोल आ रहा है क्या उसका आईडी? जिस पे क्लिक कर रहे हैं, जो भी आईडी हम ऐड किए थे वो आ रहा है। जब उसका आईडी आ रहा है, इसका मतलब है कि वो आईडी आ चुका है मेरे पास। आईडी आ चुका है, तो बस एक ही तो काम करना है। इसमें क्या करते थे, इंडेक्स वाले में ऐड कर लेते थे, इसमें अपोजिट करना है, रिमूव कर देना। और रिमूव करने के लिए तो आता है। एरे में से डेटा रिमूव कैसे करते थे, कौन सा फंक्शन था? इधर देखना, उधर नहीं। कौन सा फंक्शन था? पुश से तो ऐड करते थे, पॉप लास्ट से रिमूव करता था ना, शिफ्ट स्टार्ट से करता था, अनशिफ्ट स्टार्ट से ऐड करता था, पॉप लास्ट से करता था। हमको लास्ट वाले को रिमूव नहीं करना ना, वो पर्टिकुलर आईडी को रिमूव करना। शायद रिमूव होना चाहिए, अगर नहीं पॉप में रिमूव तो कोई था ही नहीं। अब उल्टा करना पड़ेगा मुझे, एक एक करके फिल्टर से ही रिट्राइव करना होगा। अगर रिमूव फंक्शन नहीं है, तो अब दूसरा उपाय लगा सकते हैं हम लोग। क्या? मान लो ये एरे है, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, 1 है, 2 है, आईडी इसी तरीके से था, 3 है, 4। मुझे सपोज करो 2 को रिमूव करना है। अब ऐसा कोई यहाँ पे फंक्शंस नहीं है, मुझे लगा होगा तो हम ढूंढ रहे थे, नहीं मिला कोई। पॉप फंक्शंस पढ़े थे, पॉप लास्ट से रिमूव करता है, शिफ्ट पढ़ते शिफ्ट आगे से रिमूव करता है। फर्स्ट लास्ट से रिमूव नहीं करना है मुझे, फर्स्ट या लास्ट से तो नहीं करना है। जैसे 2 को रिमूव करना है, तो 2 फर्स्ट में है कि लास्ट में, मुझे थोड़ी पता, वो तो कहीं पर भी हो सकता है। तो 2 रिमूव करना है तो कैसे कर सकते हैं? रेडियस फंक्शन नहीं है, रेडियस फंक्शन जैसे सम निकालना होता था, इन सबका सम करके एक निकलता था। एक काम कर सकते, जैसे भी फिल्टर वाली यूज कर रहे थे,
फिल्टर क्या करता था, इसमें से ट्रू अगर रिटर्न करता था तो उसको रखता था, अदरवाइज नहीं रखता था। जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले फिल्टर किए होंगे लास्ट क्लास में, यहाँ पे कार्ड्स में अगर मुझे वही एलिमेंट्स रखना है जो हमारे पास था, तो डेटा में से फिल्टर्स के थ्रू निकाल लिए थे ना, फिल्टर फंक्शंस के थ्रू। यहाँ पर भी फिल्टर करते हैं, बस अपोजिट कर देंगे। और अपोजिट क्या करेंगे, ये जो है हमारे पास, मान लो इसमें से टू को रखना है, टू को रिमूव करना है, बाकी को छोड़ देना, तो हम मैच करेंगे। जैसे यहाँ पे लो टू, यहाँ वन है, तो टू इक्वल टू वन है नहीं, तो फॉल्स अगर रिटर्न कर रहा है अभी, तो फॉल्स के केस में तो रखेगा नहीं, ट्रू के केस में रखता था। इसको उल्टा कर देते ना, नॉट इक्वल टू चेक कर लेते, नॉट इक्वल टू है क्या, हाँ ट्रू रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा तो इसको रख लेगा। और जैसे ही टू नॉट इक्वल टू टू आएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसको फिल्टर करके रिमूव कर देगा, बाकी सब रह जाएगा। समझ आया कि नहीं? नहीं है तो चलो एक बार नॉर्मली हम जेएस बनाते हैं, उसमें ऐसे रिमूव करके देखते हैं, देन उसके बाद वहां पे बनाएंगे। सपोज करो एक a.js फाइल है हमारे पास, एक एरे बना लेते हैं। यहाँ पे 10 है, 20 है, 30 है, 3 है, मान लो 4 है, इस तरीके से कुछ डेटा है इसमें। इसमें से सपोज करते हैं कि एक आईडी वेरिएबल, जैसे वहां पे भी एक आईडी वेरिएबल बना रखे हैं, आईडी में मेरे पास 4 है, 4 को रिमूव करना है। अगर रिमूव फंक्शन होता तो डायरेक्ट कॉल कर लेते, नहीं है मेरे पास रिमूव फंक्शन ना, तो क्या किया जाए, रिमूव फंक्शन अगर नहीं है तो फिल्टर का यूज कर लेते हैं ना, तो एक नया एरे की रिटर्न करेगा, तो न्यू है, तो वैसे लेट कॉन्स्ट यूज कर लोगे तो बेटर रहेगा, कर लेते हैं। न्यू एरे बना लेते हैं हम लोग, स्टार्ट हो जाए। न्यू एरे बना लेते हैं और एरे में फिल्टर फंक्शंस को कॉल कर लेते हैं। फिल्टर को क्या चाहिए, फिल्टर्स को एक फंक्शन चाहिए होता था, तो एरो फंक्शंस बनाने में तो हम लोग एक्सपर्ट हो ही चुके हैं। और इसको कोई एक आइटम चाहिए था जो हर एक आइटम्स के लिए रिटर्न करता था, तो एरो फंक्शंस तो जेएस में ऐसे ही बनता। अगर ये लिखे तो रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ता था, अगर ट्रू लिखे यहाँ पे तो पूरे सभी के लिए आ जाएगा। तो यहाँ पे लॉक करो और न्यू एरे को प्रिंट, तो सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे बिकॉज ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगर हम फॉल्स रिटर्न कर दे तो कोई भी नहीं आएगा, अगर हम फॉल्स रिटर्न कर दे तो कोई भी नहीं आ रहा है, देख दो। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना यहाँ पे ट्रू फॉल्स क्या करो, इस आईडी के साथ कंपेयर करना है, तो आईडी के साथ कंपेयर कर लो। तो क्या आईडी इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू चेक कर लो, अगर डेटा टाइप भी मैच करना है तो, नहीं तो इक्वल टू से काम चल जाएगा। इक्वल टू है तो देखो सिर्फ 4 को रखेगा, बाकी को हटा दिया। हमको ये नहीं करना था, इसके अपोजिट में करना था कि 4 को छोड़ के बाकी को रख लो, जय ना। तो नॉट इक्वल टू लगा लेंगे तो काम चल सकता है क्या, अरे थे ना नॉट इक्वल टू, तो देखो 4 को छोड़ के बाकी रख लिया ना। तो ये काम वहां पे भी करना है, वहां पर भी यही काम करना है, कुछ खास नहीं। वहां पे कोड थोड़ा सा बड़ा हो चुका है बट काम तो यही करना है। वहां पर भी मेरे पास एक एरे है काट नाम से, और एक आईडी हम रिट्राइव कर चुके हैं, इन दोनों में यही काम करके तो खत्म करनी है। समझ आ रहा है? कर ले फिर, नहीं करे या सपोज करो यहाँ पे ARA रख दे, तो नया एरे बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। हाँ, यही काम कर लेते हैं वहां पे। तो वहां पे काट नाम था, सपोज करो इसका भी नाम काट ही रख देते हैं, तो काट काट से काम कर लेंगे। या बैग नाम होगा, कुछ तो होगा ऐसे ही। यहाँ पे काट को क्या हम रिमूव कर पाए उस पर्टिकुलर आईडी को, कर दिए ना। अब इसमें अगर 5 दिए होते तो 5 को ही रिमूव करता, कर दे रहा है रिमूव, बिल्कुल कर रहा है। तो यही काम तो वहां पर भी करना है, तो इसी को तो वहां लिखना है। चलो लिख देते हैं बैक डॉट जेएस। कब करना है, तो जैसे हम ये इवेंट लिस्नर हमारा चलेगा, तो मेरे पास एक आईडी है, इस आईडी में क्या करना, मेरे पास जो कार्ट है, इस कार्ट में फिल्टर लगा देना। यहाँ आईडी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, ये आईडी के साथ आ चुका। अगर मैच करेगा तो ठीक है, नहीं तो रिमूव कर दिए। और चाहो तो प्रिंट करके देख सकते हो। इंस्पेक्ट कंसोल में आते हैं और हम पहले वाले पे क्लिक करते हैं। क्या रिमूव हो गया वो, यहाँ से डेटा रिमूव नहीं होगा वो मानते हैं, लेकिन यहाँ से आईडी वो तो रिमूव हो चुका है। सपोज करो इस पे क्लिक किया, दोनों रिमूव हो चुका है।
हाँ, इसमें हम कुछ नहीं किए, लेकिन अपने डेटा को रिफ्रेश तो करो एक बार। अच्छा, सेट नहीं किया, रुक जाओ, सेट करेंगे तो जाएगा, रिमूव हो रहा है ना। अब क्या करना है मुझे, दो काम करेंगे। पहला काम, अगर कार्ट का वैल्यू चेंज हुआ है तो कार्ट का वैल्यू जैसे यहाँ पर भी चेंज होता था तो लोकल स्टोरेज में सेट करना होता था, लोकल स्टोरेज में सेट करना होगा। साथ ही साथ एक और काम करना होगा कि अगर कार्ट का वैल्यू चेंज हो गया होगा तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा बैक.js को कि इस पूरे पेज को फिर से रीरेंडर कर दीजिए। रीरेंडर मतलब फिर से एग्जीक्यूट कर दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा कि जो भी चीजें चेंजेस की होगी उस चेंजेस के साथ वहां पे शो हो जाए, जो भी चेंजेस किए होंगे चेंजेस के साथ चेंज हो जाए। लोकल स्टोरेज में सेट करना है तो चाहो तो इसी को फिर से उठा लोगे, यहाँ पे जो हम चेंज किए थे लोकल स्टोरेज डॉट सेट, इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पर भी। क्या लॉक तो कर ही देते, तुम सेट भी कर देना, अभी चेंजेस दिखने लगेगा। और हमें क्या करना है, इसको फिर से रीलोड कर देना। तो रीलोड करना है तो इस पूरे फंक्शंस को फिर से एग्जीक्यूट करवा देते हैं। गेट डेटा है, गेट डेटा को ही कॉल कर लेते हैं, कॉल हो जाना चाहिए गेट डेटा। खत्म। अभी उसको रिफ्रेश नहीं किया इसीलिए नहीं हुआ, उसको भी इसके अंदर में डाल देंगे तो चले जाएगा। वो इसलिए नहीं हुआ बिकॉज इस कोड को हम नीचे लिख रखे थे, तो क्यों ना इसको भी गेट डेटा के अंदर में डाल देते जब रिफ्रेश ही हो रहा है पूरा तो। या इस पूरे काम को एक फंक्शंस के अंदर में डाल देते तो भी हो जाता, इस पूरे को एक फंक्शंस के अंदर में डालते तो भी होता, बट उतना भी नहीं करना चाहते हैं तो फिलहाल ये कर। अभी तो इसमें कुछ नहीं बचा होगा, सब जा चुका होगा। रिमूव फंक्शनलिटी काम कर रहा है। एक बार इंडेक्स से स्टार्ट करते हैं फिर से, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, इसको रन करो, प्रोडक्ट्स कुछ ऐड करते हैं। आ चुका वो सभी प्रोडक्ट्स, किसी एक को रिमूव करते हैं। हो गया रिमूव, वहां पे आ रहा है, किसी को यहाँ से रिमूव करो। ऐड और रिमूव काम करने लगा। कैसे किए कुछ समझ आया, गया ऊपर। इसको किसको समझ नहीं आया तो बोलो, हम फिर से करते हैं। फिर से कहाँ से, फिर से शुरू से, तो मतलब कहाँ से फिर से बताए, शुरू से। पहले करना क्या है वो समझ आ चुका है। हम लोग क्या किए थे, अगर नॉर्मली देखें कुछ प्रोडक्ट्स को शो कर रखे थे index.html पेज पे, यही किए हुए थे। और उस हर एक प्रोडक्ट्स में क्या किए थे, ऐड टू कार्ट का ऑप्शन दिए हुए थे, ऐड टू कार्ट बटन का ऑप्शन दिए हुए थे। और उस ऐड टू कार्ट बटन में क्या कर रहे थे कि जब भी हम उस पर क्लिक कर रहे थे, जब भी इस ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक कर रहे थे, इस हर एक प्रोडक्ट्स का आईडी भी दे रखे थे, कुछ ना कुछ आईडी था। उस आईडी को क्या कर रहे थे, हम एक एरिया बना लिए थे और वो लोकल स्टोरेज था हमारे प्रोजेक्ट पे। ब्राउज़र उसको परमानेंट सेव करके रखता था जब तक उसको हम डिलीट नहीं करें। तो जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक किए, हम बोले एरिया बना लो लोकल स्टोरेज के लिए, और इसमें से आईडी इसका सिर्फ निकाल के इस लोकल स्टोरेज को दे दे, तो वो अपना आईडी रख लेता था। जैसे 1 था तो 1 रख लिया, इस पे क्लिक करते थे तो ये अपना रख लेता था, फिर सबको एरिया में ऐड करते हुए चलता था। वही किए थे वहां पे, बस इतना ही काम किए थे हम फ्रंट पेज index.html पे। फिर दूसरा पेज कल डिजाइन किए, और दूसरे पेज पे क्या किए, यहाँ पे हम दो तरीके से डिवाइड किए अपने प्रोजेक्ट को। एक पार्ट में प्रोडक्ट शो कर रहे थे, एक में डिटेल शो करेंगे कि क्या प्राइसेस है नहीं, अभी बाकी है वो करना। यहाँ पे हम वही प्रोडक्ट को फिल्टर करके शो कर रहे थे जो जो मेरे कार्ट्स में आईडी है, ये काम किए थे। तो जो जो हम यहाँ से ऐड टू कार्ड में किए थे तो आईडी यहाँ पे एरे में जा चुका था, उसी आईडी को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। फिर हमारा रिक्वायरमेंट आया कि हम रिमूव का जो ऑप्शन दिए यहाँ पे, इस बटन पे क्लिक करें तो वो रिमूव होना चाहिए। रिमूव का क्या नहीं, हम यहाँ पे वही आइटम शो कर रहे हैं जो हमारे कार्ट में है, तो रिमूव करने के लिए अगर कार्ट से उस आईडी को रिमूव कर दें तो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा ना, वही कर रहे थे। तो वो एग्जांपल्स के लिए हम अभी एरे पे लेके आए कि देखो एरे में से कैसे रिमूव करेंगे, तो फिल्टर्स के थ्रू किए बिकॉज कोई रिमूव फंक्शंस था नहीं चेक किए।
तो था रिमूव फंक्शन को डायरेक्ट कर लेते, नहीं था तो क्या ही करते, अब हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। अब रिमूव अगर हम कर लिए, यहाँ से रिमूव कर लिए, तो फिर से हमको इसको चेंज तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि लोकल स्टोरेज में तो वैसा ही है, हम तो लोकली चेंज किए। तो इस स्टोरेज पे जो लोकल स्टोरेज था वहां पे चेंज करने के लिए फिर से सेट किए। वहां पे तो सेट हो गया, बट हम तो पहले ही रेंडर कर चुके थे सभी आइटम्स को, तो हम बोले फिर से एक बार री रेंडर कर लो ना। और जैसे ही फिर से री रेंडर करोगे तो शुरू से कोड पढ़ोगे। यहाँ पे जो ये फंक्शंस को हम कॉल किए हैं दोबारा, ये काम करने के बाद बोले फिर से कॉल कर लो, तो इस फंक्शंस को कॉल अगर करेगा तो किसी भी फंक्शंस को कॉल करते हैं वो तो शुरू से ही एग्जीक्यूट करेगा। तो फिर से जब ये कॉल हुआ तो यहाँ से शुरू हुआ, तो फिर से वो पार्ट से निकाला लोकल स्टोरेज से, देखा क्या है लेंथ, लेंथ ग्रेटर देन 0 था तो शो किया, नहीं होता तो नहीं करता। फिर से वो एपीआई को फैच किया, हालांकि गलत बात है, बहुत बार हम एपीआई फैच कर रहे हैं। रिएक्ट में इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे कि इतने बार एपीआई फैच करेंगे तो एप्लीकेशन तो स्लो हो जाएगा। बार बार फैच करके हम डेटा उठा लिए, और जो डेटा हमारे पास है उसको फिल्टर किए फिर से, और इस बार जब हम फिल्टर कर रहे हैं तो जो रिमूव हो गया था वो नहीं देगा, और जो जो आईडी था उसके लिए फिर से हम इसको रेंडर करवा दिए, तो ये शो हो गया। लिख दिया एक बार, होते जा रहा है। और ये इवेंट लिसनर फिर अगली बार काम करेगा जब हम कॉल करेंगे, नहीं कर रहे तो नहीं कर रहा, बस इतना ही तो किया। तो साइड का सारा काम खत्म। अब इधर आ जाए, इस बॉक्स को चेंज कर देते हैं हम। और क्या क्या दिखाना है यहाँ पे, थोड़ा सा उठाएंगे वहीं से, क्या क्या था ये सब डिजाइन तुम लोग कर लेना, हम यहाँ से शुरू करेंगे। प्राइस डिटेल्स, और प्राइस डिटेल्स में हमारे पास शायद हम क्या क्या शो किए हुए हैं, बस एक ही है, एमआरपी शो किए थे, तो कोई नहीं, हम डायरेक्ट एमआरपी शो कर रहे हैं। टोटल अमाउंट कितना होगा, डिस्काउंट अगर दिए होते परसेंटेज में उसका तो कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर जैसे हम लोग इस तरीके से प्राइस दिए होते तो ये ओरिजिनल प्राइस होता है एमआरपी का, डिस्काउंट कितना दिए वो लिख दिखा देते हैं, कूपन का ऑप्शन देना होता देते हैं, प्लेटफॉर्म फी हम लगा लेंगे, अभी प्लेटफॉर्म फी लगा लेते हैं, देन उसके बाद प्लेस होल्डर ऑर्डर्स का ऑप्शन दे देते हैं। इतना डिजाइन कर लेते हैं। तो पहली चीज मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे ध्यान एक रखना कि जब हम कोई आइटम ऐड कर रहे हैं, जैसे इसको ऐड किए, तो यहाँ पे 2 आइटम्स ऐड किए थे, काउंटिंग भी चेंज हो रहा है। अगर ये काउंटिंग चेंज करना हो तो कैसे चेंज करोगे, काउंटिंग कैसे चेंज होगा, सोच के बताओ ना थोड़ा, तो काउंटिंग कहाँ से आ रहा है, कैसे पता चल रहा है, ध्यान दिया करो, इसमें क्या हो रहा है, काउंटिंग चेंज हो रहा है ना। देखो इसको जैसे ही रिमूव करेंगे काउंटिंग हट जाएगा, काउंटिंग बन हो गया, नहीं दिखाई दे रहा है, रुको जूम करके, ये काउंटिंग की बात कर रहे हैं। काउंटिंग कैसे सेट करें, कितना आइटम है हमारे पास, कार्ट का लेंथ, एरे का लेंथ जितना होगा उतना ही आइटम होगा, है नहीं। यहाँ पे हम लोग काउंटिंग सेट कर रहे थे ना, यही तो है, 2 प्रोडक्ट्स है 2, अगर इसको रिमूव कर दे तो 1 बचता है 1, तो वही तो वहां पे भी देना था। कार्ट का लेंथ दे देंगे, जो कि कार्ट का लेंथ तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर रखे थे, उसको भी उसमें सेट कर लेंगे, ये तो हो जाए। देन, और ध्यान से देखो, इसको अगर इस तरीके से शो करना चाहो तो सीएसएस वो क्या लिखा होगा, इसको देख के तुम्हारे माइंड में सीएसएस आना चाहिए, बिकॉज अभी सीएसएस लिखने वाले हैं तो कैसे सीएसएस लिखेंगे, थोड़ा सा देख के सोचो। एक बॉक्स है, एक बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बनाने मुझे आता है, और ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर में एक नॉर्मल आइटम्स है, तो मान लो कि इसको H1 के अंदर में, दूसरा जो आइटम है, इन दोनों आइटम्स को ध्यान से देखो, ये सब एक बॉक्स के अंदर में, और दोनों अपने एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सट्रीम राइट की तरफ जा चुका है, मतलब बीच में स्पेस ले रखा है। और अगर इस तरीके का कोई काम करना होगा तो हम लोग को करने आता था, डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे, स्पेस बिटवीन करेंगे, तो दोनों दोनों साइड पहुंच जाता था। इसका मतलब जितने भी इंटरनल बॉक्स बनेंगे उन सब का डिस्प्ले फ्लैक्स होगा, और सब में जस्टिफाई जस्टिफाई करके स्पेस बिटवीन लगा होगा, समझ आ रहा है, बिकॉज देखो दोनों अपने अकॉर्डिंग से स्पेस पूरा ले रखा है।
कर सकते हैं ये काम, बस हो गया। और एक जो बटन्स बनने वाला है पूरा विड्थ का लेगा। बूट स्ट्रैप यूज करते तब तो मजा ही आ जाता, अभी किए नहीं इतना में, तो अब तो करेंगे नहीं। बटन सेट बना लेंगे फुल विड्थ का, 100% विड्थ कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलो करते हैं फिर। तो बैग.html है हमारा ये। इसके अंदर में जो सेकंड बॉक्स था, अभी तक इंतजार कर रहा था मेरा, पहला बॉक्स तो ये। अभी तो यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, देखा जाए तो HTML पेज पे सब तो JS से आ रहा है। नेक्स्ट, इसमें देखा जाए तो ये खाली पड़ा हुआ, इसी में भी ऐड करना है। अच्छा, इसको भी हम ऐड तो करेंगे JS से ही, बट JS से लिखने के बाद हम लोग डिजाइन नहीं कर पाते, तो पहले यहाँ लिख के डिजाइन कर लेते हैं, देन JS से लिख लिख के ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या चाहिए, इसे डिव के अंदर में, पूरा डिव तो हमारे पास आ ही चुका है। इसके अंदर में पहला मान लो कि H2 ले लेते हैं, H3 ले लेते हैं, जिसमें ये हो, क्या सिलेक्ट नहीं कर देता है। अच्छा, सिलेक्ट करने नहीं देगा, बट सिलेक्ट तो जरूर करेंगे। ये था हमारा प्राइस डिटेल्स, यही है ना। तो प्राइस डिटेल्स को उठाओ, यहाँ से कॉपी तो करेंगे ही ना, बिना कॉपी किए आपके प्रोजेक्ट कहाँ बनता है। और इसके अंदर में हम क्या लिखते थे, टोटल कितने आइटम्स है, यही होता था ना, 1 आइटम्स लिखते थे। तो कोई नहीं, अभी तो हमारे पास नहीं पता, तो हम तो वही लिखेंगे, आइटम्स लिख दिए। और ये आ चुका होगा यहाँ पे, कलर्स बाद में बदल देंगे, CSS से ही आ चुका। H3 थोड़ा बड़ा हो गया, तो इसको और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, H6 कर देते हैं, आ चुका। इसको बाद में मैनेज करेंगे, फिलहाल इन सब के बीच में मुझे डिव डिव लेना पड़ेगा। क्यों डिव लेना पड़ेगा, बिकॉज देखे थे कि डिस्प्ले फ्लैक्स करके जस्टिफाई करना है, तो एक बॉक्स तो बनाना, और बॉक्स बनाने के लिए सबसे बेटर डिव है, तो डिव को यूज कर लेते हैं। सेक्शन कब यूज करना है, डिव कब यूज करना है, समझ आ रहा है। बिल्कुल, जब सेक्शंस बना रहे थे तब। अभी इसका कोई खास मीनिंग नहीं, बस हम डिवाइड करना चाह रहे हैं बॉक्स में, तो डिव। क्लास का नाम वही देंगे जो करने वाले हैं। तो MRP प्राइस सपोज करो पहली बार शो करने वाले थे, डिव MRP दे, और इसके अंदर में MRP प्राइस शो करेंगे। तो प्राइस में क्या क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास, तो एक तरफ हम शो किए थे टोटल MRP, और दूसरी तरफ टोटल था कितना। तो चाहो तो यहाँ से सेलेक्ट करके उठा लेंगे हम लोग कंटेंट्स, ये रहा टोटल MRP, या लिख भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ खास लिखा हुआ नहीं है। तो इसके अंदर में एक स्पैन टैग ले लेते हैं, वैसे कोई भी लेंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हम जब डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो वो तो बॉक्स वो बन ही जाएगा, इनलाइन ही बन जाएगा उसका, इनलाइन बॉक्स। तो कोई भी यहाँ पे ले सकते हो, चाहो तो पैराग्राफ भी ले सकते हो, या नॉर्मल स्पैन भी ले सकते हो, बट स्पैन से सही रहेगा, तो स्पैन ले लेते हैं। टोटल MRP, नीचे स्पैन टैग, और यहाँ पे प्राइस दे देंगे टोटल कितना है। तो अभी फिलहाल मान लो कुछ ऐड वगैरह तो बाद में करेंगे, मान लो इतना प्राइस था, फिर से डीप बनेगा, और इस बार हम लोग क्या शो करने वाले हैं, प्लेटफॉर्म फी दे देते हैं। मेरे पास कुछ खास नहीं है कंटेंट, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म फी उठाते हैं, और प्लेटफॉर्म फी तो पहले से फिक्स है, तो वो तो अच्छी बात है। यहाँ पर भी स्पैन ही ले लो, प्लेटफॉर्म फी, दूसरा फिर से स्पैन, मान लो 20 रखा हुआ था, तो 20 रख लो। टोटल अमाउंट देना था, उसके बाद एक ओरिजेंटल लाइन खींचना है, तो शायद HR से खींच सकते हैं हम लोग, पढ़े थे ना, HR यूज कर लेते हैं। वैसे और भी तरीके हैं बहुत सारे, तो HR से ही खींच लिए हम लोग ओरिजेंटल लाइन, ओरिजेंटल रूल्स वैसे बोलते थे उसको। टोटल अमाउंट, और टोटल अमाउंट रुपीज का सिंबल्स भी दिया हुआ है, चलो दे ही देते हैं, डी टोटल, टोटल ही होना, स्पैन के अंदर में टोटल अमाउंट डालते हैं, स्पैन जो भी टोटल अमाउंट होगा वो डालते हैं। रुपीज का सिंबल भी था, तो क्यों ना रुपीज का सिंबल्स भी दे दे, यहाँ पर भी रुपीज का सिंबल्स था,
और यहाँ पर एक बार इसके CSS में आना, बैक डॉट CSS, ये रहा। कहीं पे इसका कलर बदल रखे होंगे, ये था कलर्स, कलर्स को हटाओ और बोलो हाइट, तुम भी अभी हटो यहाँ से, तुम्हारी जरूरत नहीं। और अपने बॉक्स के पास आ चुका है। अरेंज करना भी बाकी है, अरेंज हम लोग कर लेते हैं। इसका बॉर्डर हम लोग नॉर्मली दे दिए थे, तुम लोग को बॉर्डर बताए थे बॉक्स साइडों के थ्रू देना अच्छा लगेगा। बॉर्डर हटा के यहाँ पे बॉक्स साइडो लगा लेना, बॉक्स साइडो से सही देते हैं। बॉर्डर देना होगा तो थोड़ा पतला दे देना, बहुत मोटा दे रखे हुए हैं, यही तो था। तो इसको RGB के थ्रू दे, RGB 0,0,0.1, ठीक है। बॉक्स थोड़ा तो ज्यादा ही डार्क लग रहा था तो इसलिए हटा दिया। इसमें भी ऐसे ही लगा देते हैं, इसमें शायद लगा भी होगा, उसको हटाओ, ये नहीं चाहिए था। लगा हुआ है बॉर्डर से या बॉक्स साइड से लगा देंगे हम लोग। ये वैसे पूरे डीप पे लगा रखा है तो हम लोग भी उस पे लगा देते हैं थोड़ा सा। कहाँ चेंज कर रहे थे, इसी में लगा देते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, इसमें भी कर देंगे RGB है। आ चुका है, ठीक है। थोड़ा सा पैडिंग ले लेते हैं क्योंकि बहुत चिपक चुका है दोनों साइड से, इसमें पैडिंग लगा देते हैं। टेन पिक्सल से ले लेंगे, चारों साइड से ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भी लाइन खींच रखा है क्या? नहीं, यहाँ पे लाइन नहीं होता तो यहाँ पे भी खींच, लेकिन इन सबके बीच में थोड़ा गैप चाहिए। तो पैडिंग ले लेते हैं, ये मार्जिन ले लेते हैं बॉटम से, सब अपना अपना नीचे से मार्जिन ले लेगा, तो मार्जिन भी इसमें लगा देते हैं। लेकिन इसमें नहीं लगाना है, इसके जितने भी चाइल्ड हैं उन सब में लगाना है। क्यों ना इसको टारगेट किया जाए फिर से यहाँ पे, और बोलते हैं इसके अंदर में जो चाइल्ड है सबको टारगेट करो, अभी इससे पहले भी किए थे। और बोलते हैं इसमें मार्जिन लगाना, मार्जिन बॉटम से लगाना, और बॉटम से सपोज करो 10 पिक्सल, ठीक है। और ये सब ऐसे नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है। और ये कैसे होना चाहिए, तो ये दोनों साइड में होना चाहिए, और दोनों साइड में करना है तो कैसे करेंगे, फिर से इसके चाइल्ड की तरफ चलते हैं। और चाइल्ड में कौन कौन मिलेगा अभी, इसके चाइल्ड में मुझे मिलेगा 2 डिप, एक मिलेगा ये वाली, एक ये वाली, टोटल और प्लेटफॉर्म भी, MRP इन तीनों पे ना, इन तीनों का डिस्प्ले क्या करना है, फ्लैक्स करना है। तो कैसे करेंगे, अच्छा सभी चाइल्ड को टारगेट करनी है और सिर्फ H6 को छोड़ के, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, मे भी देखते हैं समझ आता है तुम लोग। एक तरीका पढ़े थे हम लोग, सभी चाइल्ड को टारगेट करना है तो ये तो तरीका हो गया, सभी को टारगेट करना। किसी को छोड़ना था तो नोट से हम लोग छोड़ सकते थे, बताए थे, H6 को छोड़ देते, पढ़ाए थे ऐसा कुछ, डिस्प्ले फ्लैक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, पढ़ाए थे ऐसा कुछ, पता नहीं याद है कि नहीं। सूडो क्लास सूडो एलिमेंट्स पढ़ा रहे थे, तो नोट से उसको छोड़ के बाकी पे अप्लाई करना होगा। तो हमको क्या करना था, ये जो मेन है इसको छोड़ देना था, इसमें एक ही आइटम था ना H6, ये देखो इसमें एक ही आइटम है H6, इसको एक्सक्लूड करके बाकी सबका डिस्प्ले फ्लैक्स करना था ना। तो हम क्या सोचे, क्यों ना स्टार लगा दे, स्टार सबको टारगेट कर लेगा। और नोट से सूडो क्लास है, सूडो एलिमेंट्स में डबल कोलन होते थे, सूडो क्लास से बोले H6 को छोड़ दो। तो CSS जब लगा रहे हैं तो टारगेट करना तो मेरे पे है, यहाँ तो हम क्या कर सकते थे, एक एक क्लास को टारगेट करके लगाते हैं। इसी से बचने के लिए तो सूडो क्लास एलिमेंट पड़े हुए थे, तो यूज किए इसको, डायरेक्ट टारगेट किए और H6 को छोड़ दिए, बाकी सब उस तरीके से आ चुका है। एक बटन सा भी छूट रहा है, आगे चलकर अब हम मुझे बटन को भी एलिमिनेट करना होगा। तो पहले एक बटन ले लेते हैं इसके अंदर में, यहाँ एक बटन आ जाएगा। अभी बटन का भी डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। प्लेस होल्डर कैपिटल में लिखा हुआ है, स्मॉल
कैपिटल ये पूरा। अब इसका भी डिस्प्ले फिक्स कर दिया वो, जो कि गलत बात है, नहीं करना चाहिए। इसको भी इंक्लूड एक्सक्लूड कर देते हैं। तो बैक डॉट सी एस एस कॉमा देके दूसरा भी लिख सकते हैं, बटन लिख दो, उसका भी नहीं करेगा। इसका विड्थ 100% कर देते हैं। तो इसको अगर 100% करना है तो डॉट प्रोडक्ट आइटम बटन्स को टारगेट करते हैं और बोलते हैं कि अपना विड्थ क्या करो तुम 100% लो। तो ले लिया 100%। थोड़ा सा पैडिंग डाल देते हैं। पैडिंग इसलिए थोड़ा सा विड्थ हाइट भी ले लेगा अपने अपने। ठीक है, कलर्स वगैरह बदलते रहना, वो बदलने आता है तुम लोग को। ऐड हो चुका। अब बस एक ही चीज बचा हुआ, और वो क्या, सर ये जो कंटेंट है ना आपको बदलना चाहिए। टोटल एमआरपी और यहाँ पे टोटल अमाउंट्स। हालांकि एमआरपी नहीं, टोटल हम लोग प्राइस दे देते, होता तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंटेंट चेंज कर लेते। अभी मेरे पास कंटेंट सिर्फ यही शो हो रहा था, तो इसीलिए इसको ऐड कर लिया। तो जो टोटल होगा, हाँ एक काम तो करना ही पड़ेगा, टोटल जो होगा इन सबको सम करके यहाँ पे देना होगा। उसमें ये प्लेटफॉर्म फी को ऐड करके टोटल अमाउंट तो वही देना होगा। ये काम होना चाहिए। और अभी हमारा कैलकुलेट नहीं हो रहा है, तो रेंडमली हम शो कर दिए। रैंडमली किए हुए ना, कैसे करेंगे जरा सोचो और बताओ। ये तो जीएस में जाना पड़ेगा, ये जीएस में जाना पड़ेगा ना। दो तरीका है। पहला तरीका है कि जीएस से सिर्फ और सिर्फ हम इसको टारगेट कर करके काउंट करके शो कर दें डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, या नहीं तो हम पूरा आइटम्स को ही चेंज करके वहीं से डायरेक्ट ऐड कर दे। दोनों ऑप्शन है, हम दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि जेएस से हम सिर्फ और सिर्फ इसी टैग को टारगेट करके इसका कंटेंट वहां से सेट करें, क्योंकि अमाउंट तो वही पता होगा, कैलकुलेट तो वही करने वाले हैं जेएस में ही, या नहीं तो इस पूरे कंटेंट को ही वहीं से सेट करें। कौन सा पसंद करोगे? अगर हम एक एक करके टारगेट करें तो 3 बार करनी पड़ेगी। 3 बार नहीं, 2 बार, एक बार टोटल एमआरपी के लिए, एक बार इसके लिए, बिकॉज और तो कुछ चेंज कर नहीं रहे। कौन सा कर दे? दोनों ऑप्शन है, या समझ ही नहीं आया क्या बोल रहे हैं? नहीं समझ आया क्या बोले? क्या बोले? इसका जो प्राइस है, ये प्राइस तो नहीं होना चाहिए, जैसे अभी मेरे अकॉर्डिंग 9 रुपीज 99 होना चाहिए यहाँ पे। और अगर टोटल देखे तो 20 रुपीज प्लेटफॉर्म की ऐड होके वो होना चाहिए था। तो ये तो हम जेएस से ही कर सकते हैं, बिकॉज ये प्राइस कहाँ पे होगा, जेएस में ही कैलकुलेट होगा। सम वगैरह करना होगा तो जेएस से ही करेंगे। अदरवाइज हम क्या करें, इस पूरे कंटेंट को वहीं से सेट करें। अभी शायद मुझे लग रहा है मेरे पास बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है कि जेएस में जाना पड़े, तो सिर्फ वहीं से टारगेट करके सेट कर देंगे। इसको कुछ क्लास देना पड़ेगा। इसको दे देते हैं टोटल अमाउंट क्लास, या नहीं तो आईडी दे देंगे। ये क्लास टोटल अमाउंट, और इसको दे देते हैं हम लोग टोटल एमआरपी क्लास दे रखे हैं, एमआरपी दे रखे हैं, इसको टोटल एमआरपी दे देते हैं। इन दोनों को चेंज करना। बाय डिफॉल्ट अब हम ये 0 0 कर देते हैं, 0 और यहाँ पे 20, बिकॉज 20 ऐड हो चुका होगा। बाय डिफॉल्ट ये है, अगर इसमें कोई कंटेंट नहीं। जैसे ही कंटेंट आएगा, लोड होगा, तो ये दोनों चेंज करेगा। तो जैसे ही चेंज हो रहा था तो बैक डॉट जेएस चेंज कर रहा था, और रेंडर तो हमारा यही कर रहा था, आइटम्स यही ऐड कर रहा था। तो यहीं पे जब ये कर रहा था तो हम बोले कैलकुलेट भी कर लो ना। तो कैलकुलेट कौन करेगा? तो एक वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, लेट टोटल एमआरपी के नाम से ही मान लो, और अभी इसमें 0 रख लेते हैं। अभी नहीं है कुछ। और जब ये हर एक आइटम्स के लिए रेंडर करेगा तो टोटल प्राइस तो ये शो कर ही रहा था। तो करते करते हम बोल रहे प्राइस में एमआरपी के साथ ऐड भी तो करते चले जाओ ना, ऐड हो जाएगा एक ही साथ, हो जाएगा ना। या तो शुरू में भी लिख सकते हो, लास्ट में कहीं पे भी लिख दो, लास्ट में ही लिख ले रहे हैं। ये जो टोटल एमआरपी है हमारे पास, प्लस इक्वल टू कर लो कितना के साथ, तो डॉलर आइटम डॉट प्राइस। ये प्राइस निकाल ले रहा था ना। अच्छा यहाँ पे डॉलर नहीं लिखना पड़ेगा, नॉर्मल निकल जाएगा, स्ट्रिंग में थोड़े नॉर्मली निकल जाएगा। तो टोटल एमआरपी आ चुका है, और जब बाहर आए तो उसको ऐड कर लेंगे।
तो टोटल एमआरपी तो आ चुका है, उसके बाद टोटल प्राइस भी निकाल लेते हैं। डायरेक्ट सेट कर देंगे 20 रुपीज ऐड करके, और तो कुछ करना नहीं है। तो पहले मुझे उन दोनों डॉक्यूमेंट आइटम्स को टारगेट करने होंगे। किसको किसको? तो टोटल एमआरपी को और टोटल अमाउंट्स को। तो डॉक्यूमेंट्स किस काम के लिए? ये जब ऐड कर रहा था तो ऐड तो कर ही लो, कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्ट टोटल एमआरपी, या एमआरपी नाम से बना देते हैं। एमआरपी वाली जो ब्लॉक है उसको डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर क्लास टोटल एमआरपी। क्लास टोटल एमआरपी स्मॉल लिखे हैं। सेलेक्ट कर लिया उसको। एक और मुझे सिलेक्ट करनी है और वो है टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट दे देते हैं बस यहाँ पे। अमाउंट डी दे देते तो उससे अच्छा रहता है। अमाउंट टोटल अमाउंट कर दें, स्पेलिंग मैच कर लेना है बस। टोटल अमाउंट दोनों आ चुका है, तो इन दोनों में सेट करना है। वैसे ऐड करने की जरूरत थी नहीं, डायरेक्ट सेट ही कर रहे हैं। तो ये इसको कर ही चुका है टारगेट, तो डायरेक्ट लिखो ना इनर HTML, पता ही होगा ये लिखने के लिए। टोटल एमआरपी हमारे पास है, वो ऐड कर देगा। इसमें क्या करो, इनर HTML इक्वल टू टोटल एमआरपी प्लस 20। इसको भी जरूरत नहीं है अब यहाँ पर रखने। हो गया। अभी अब कुछ ज्यादा ही शो कर दे रहा है, इसको कैसे मैनेज किया जाए? कुछ ज्यादा बड़ा हो गया, फॉर्मेटिंग करना होगा। एक बार सर्च करना फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। जीएस में 2F होगा उससे, बिकॉज ये फ्लोटिंग पॉइंट्स में जा रहा है और फ्लोटिंग पॉइंट्स में मुझे 2 ही डिजिट तक लेना है। सर्च करना, ध्यान नहीं फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। आ गया ना? चलो हम लोग मेन पे चलते हैं, अपने वेबसाइट्स पे कोई और आइटम ऐड करते हैं और चलते हैं अपने इस पे। क्या हमारा प्राइस कैलकुलेट हो रहा है? हाँ हो तो रहा है। हो गया कहानी खत्म। शायद उसमें उस तरीके से होगा इसीलिए वैसा। यानी तो इसको देख लेना 2 ही डिजिट तक कैसे शो करते हैं। एक होगा वहाँ पे फॉर्मेटिंग लिखना कि जेएस में फॉर्मेट कैसे करते हैं। और किसी को रिमूव करेंगे तो देखो वो चेंज भी हो जाएगा। जैसे मान लो इसी को रिमूव कर रहे हैं, हुआ चेंज? ये तो करना था। अब पता ना समझ आया या नहीं आया। आगे वाले पेज तुम लोग खुद से डिजाइन कर लेना, उसमें कुछ ज्यादा ही नहीं लिखना है। उसमें मैंने CSS का एक काम था, JS से थोड़ा सा काम होगा। हाँ तो ऐड नहीं हो रहा है, इसको रिमूव करके देखो, हो रहा है। अभी ये बोल रहे हैं कि इस फॉर्मेटिंग को एक बार देख लेना। टू फॉर्मेट देख लेते हैं। JS फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट, यानी तो सीधा बोलो इसको 2 डेसिमल प्लेस बचा रहा था। 2 डेसिमल प्लेस तक इसको कैसे करेंगे? नम डॉट टू फिक्स्ड नाउ, इस तरीके से कर लो। 2 फिक्स्ड, इसको कॉल कर लेते हैं। तो एक साथ अगर ऐड कर दे, ये रहा 2 फिक्स्ड, इसको पास कर दो 2 के साथ। हो गया ठीक। ये बोल रहे थे कि 2 डेसिमल प्लेस तक। हाँ यहाँ पे डेटा ऐड करो और यहाँ पे प्राइस देखो, चेंजेस। अब हमेशा 2 डेसिमल प्लेस ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। अगर हम रिमूव भी करें किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कर लोगे? कुछ बताना है इसमें? समझ आ गया? हार्ड लग गया? हार्ड तो लगा होगा, बिकॉज प्रॉपर्टी तो याद रखते नहीं होंगे। और जैसे हम ये प्रॉपर्टी लिखे होंगे ये तो बिल्कुल तुम्हारे माइंड में आया ही नहीं होगा। किसी को याद हो तो बताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता है, तुम्हारे क्लास में नहीं बताए थे। Wait.
वेट वेट वेट, मेरे पास GitHub का कोड तुम्हारे बैच का भी पड़ा हुआ है। अफसोस है इस बात का कि है, और अगर हम पहले से वो अपडेट कर रखे होंगे, बाद में नहीं की, क्योंकि डेट भी दिख जाता है। हाँ, कोई नहीं। टाइमिंग क्या रखे थे तुम लोग का? बैच का टाइमिंग क्या होता था? 11 था? 11 या 12 था? 11 से तो कोई है ही नहीं, 12 होगा। जिसमें पीपीटी होगा ना, वो तुम्हारा ही बैच था, यही था। और वो होगा सूडो क्लास, कहीं पे देखना इसमें, सूडो क्लास। जो पीपीटी में हम दिखा रहे हैं, कोड तो ढूंढना पड़ेगा, सूडो क्लास वाले में होगा, सूडो क्लास। कितने ही पीपीटी था इसमें? 9 नंबर तक? अच्छा, ऊपर ही है, यहाँ ओपन होता है। अच्छा, डाउनलोड हो गया तो गड़बड़ हो गया, डाउनलोड नहीं हो, रिकॉर्डिंग बंद कर देना।